राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्का से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 12वीं कहानी सुपर्ण योद्धे को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि योद्धे दरअसल कौन थे। वे यवन जो खुद को योद्धा ब्राह्मण कहलाते थे और भारतीय ब्राह्मणों से ज्यादा शुद्ध आर्य अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे। साथ ही हमने जाना कि चर्मण नदी आज की चंबल का उद्भव कहां से हुआ है और सुपर्ण किस तरीके से कालिदास के ऊपर आरोप लगाता है कि रघुवंश और कुमार संभव जैसे महाकाव्य लिखने के लिए उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सहित उसके बेटे कुमार गुप्त की चरण वंदना की है, चाटुकारिता की है, जिसे कालिदास सहर्ष स्वीकार करते हुए कहता है कि यदि वे ऐसा नहीं करता तो सुरा और सुंदरी से वंचित रह जाता और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी सुरा और सुंदरी के लिए ही अपने युग के राजाओं की चरण वंदना की है। उसके बाद हमने जाना कि सुपर्ण की ज्ञान की भूख उसे बौद्ध मठों तक लेकर जाती है, खास तौर से अजंता जो उस समय का सबसे व्यस्त और पॉपुलर बौद्ध मठ था। वहां पर जाकर उसकी मुलाकात देश और दुनिया के अलग अलग विद्वानों से होती है। वहीं उसे दिग्नाग मिलता है और कालिदास ने दिग्नाग को द्रविड़ नास्तिक के रूप में कोट किया है कहानी में। और ये भी कहा है कि इसके सामने विष्णु तो क्या 33 करोड़ देवी देवताओं का सिंहासन डोल जाता है। दिग्नाग के साथ हुई सुपर्ण की मुलाकात में दिग्नाग उसे बताता है कि किस तरीके से सारा डिस्कोर्स जो है वो ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच उलझा हुआ है। ब्राह्मण बौद्धों को अपना सबसे जबरदस्त शत्रु मानते हैं। उसके बाद कहानी के अंत में सुपर्ण दिग्नाग से आशीर्वाद लेकर अपनी जन्मस्थली की तरफ प्रस्थान करते हुए यह ऐलान करता है कि या तो वह योद्धियों का उद्धार करेगा, अन्यथा रेत में पैरों की तरह मिट जाएगा। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसकी 13वीं कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 13वीं कहानी है दुर्मुख और इसका काल है 630 ईस्वी, मतलब 7वीं शताब्दी। अब इसके बारे में सबसे पहले भदन कौशल्यायन जी की टिप्पणी को ले लेते हैं। उन्होंने क्या कहा इस कहानी के बारे में। 13वीं कहानी दुर्मुख है, सचमुच तीर की तरह चुभने वाली। क्या किया जाए, इसके पीछे हर्षचरित है, कादंबरी है, हुइनसांग और इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत हैं। तो चलिए इसका पहला दृश्य है। मेरा नाम हर्षवर्धन है, शीलादित्य और सदाचार का सूर्य मेरी उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने लिए विक्रमादित्य विदिन ब्रैकेट पराक्रम का सूर्य उपाधि पसंद की और मैंने ये कोमल उपाधि स्वीकार की। तो इससे पता चलता है कि ये राजे महाराजे खुद को पॉपुलर करने के लिए खुद ही अपने नाम के साथ कई तरह के उपनाम या उपाधियां जोड़ लिया करते थे। अपने मुंह मियां मिट्ठू जिसे कहते हैं। विक्रम में दूसरे को बचाने, दूसरे को सताने की भावना होती है, किंतु शील विदिन ब्रैकेट सदाचार में किसी को दबाने तपाने की भावना नहीं है। गुप्तों ने अपने लिए परम वैष्णव कहा, मेरे ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्धन, जिसको गौड़ शशांक ने विश्वासघात से तरुणाई में ही मार डाला था और जिसका स्मरण करके आज भी मेरा दिल अधीर हो जाता है। परम सौगत विदिन ब्रैकेट परम बौद्ध थे, सुगत विदिन ब्रैकेट बुद्ध की भांति वे क्षमा मूर्ति थे। सदा उनका चरण सेवी मानते हुए मैंने अपने लिए परम माहेश्वर विदिन ब्रैकेट परम शैव होना पसंद किया, किंतु शैव होने पर भी मेरे हृदय में बुद्ध की भावना कितनी है, इसे भारत ही नहीं भारत के बाहर की दुनिया भी जानती है। मैंने अपने राज्य के सारे धर्मों का सम्मान किया है, प्रजा रंजन के ही लिए नहीं बल्कि अपने शील विदिन ब्रैकेट सदाचार के संरक्षण के लिए भी। हर 5वें साल राजकोष से बचे धन का प्रयोग मैं त्रिवेणी के तीर ब्राह्मणों और श्रमणों विदिन ब्रैकेट बौद्ध भिक्षुओं में बांटता था। इससे भी सिद्ध होगा कि मैं सभी धर्मों का समान अधिवृद्धि चाहता था। तो यहाँ पर बार बार डिस्कोर्स में ब्राह्मण और बौद्ध ही आ रहे हैं, जैसे कोई और धर्म उस समय इस धरती पर था ही नहीं भारत की। तो मेन डिस्कोर्स जो है वो यही है, जैन धर्म की चर्चा कहीं नहीं है, क्योंकि बौद्धों से ही ब्राह्मणवाद को चुनौती मिली है हमेशा। हाँ, मैंने समुद्रगुप्त की भांति दिग्विजय के लिए यात्रा की थी, लेकिन मैं शीलादित्य नाम धारण करने से पहले
ये आप न ख्याल करें कि यदि दक्षिणापथ के राजा पुलकेशी के सम्मुख असफल न हुआ होता तो विक्रमादित्य की तरह ही कोई पदवी मैं भी धारण करता। तो अपने मुंह ही बता रहे हैं कि जब मुंह पिटा लिया हार कर, तो फिर शीलाधीश की उपाधि जो है वो मैंने अपने लिए स्वीकार करी। अगर जीत जाता तो हो सकता है विक्रमादित्य की तरह कोई उपाधि मैं अपने लिए लिखवाता। मैं सारे भारत का चक्रवर्ती होकर भी चंद्रगुप्त नहीं, अशोक के कलिंग विजय की भांति पश्चाताप कर शील द्वारा मनुष्य की विजय करता। मेरा स्वभाव ऐसा ही कोमल है। कितना करारा व्यंग्य है। राज्य स्वीकार करने से मैं इनकार करता रहा क्योंकि थानेश्वर पति महाराज प्रभाकरण वर्धन का पुत्र कान्य कुब्जाधिपति परम भट्टारक महाराजा धीराज राज्यवर्धन का अनुज हो। मैंने राज्य भोगों को देखकर नहीं, भोग कर असार सा समझ लिया था। मतलब दूर से नहीं देखा है, पूरे राज्य किस तरह चलता है, राजसी ठाट बाट मैंने भोगा है और तब मैंने ये माना कि राजसी ठाट बाट क्या होते हैं। भ्राता के मारे जाने के बाद कितने ही समय तक मैं राज सिंहासन पर बैठने से इनकार करता रहा। यदि कोई भाई के हत्यारे से प्रतिशोध का क्षत्रियोचित विचार मन में न उठाया होता तो शायद मैं कान्य कुब्ज के सिंहासन पर बैठता ही नहीं और वे मेरी बहन राजश्री के पति कुल मोखरी कुल में चला जाता। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि उस समय किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था संपत्ति का। यदि बेटा पिता की संपत्ति लेने से मना करता है तो वो पुत्री को ट्रांसफर नहीं होगी बल्कि दामाद को चली जाएगी, जो कि वस्तुतः हमारे भाई से पहले वहां के गुप्तों के चले जाने पर राज्य का शासन करता था। ये सब मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे बाद आने वाले समझे कि हर्ष ने स्वार्थ की दृष्टि से अपने सिर पर राज मुकुट नहीं रखा। मतलब सब कुछ ऐसा बताया, राजसी ठाट बाट बचपन से भोग रहा है, उसको मालूम है इसमें क्या है, राजसी ठाट बाट का मतलब क्या है, और सिंहासन जो है वो दामाद को ना चला जाए, इसीलिए उसको बचाने के लिए राज सिंहासन हासिल किया। ये सब मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे जाने के बाद लोग ये ना समझे कि हर्ष ने स्वार्थ की दृष्टि से अपने सिर पर राजमुकुट नहीं रखा। मुझे अफसोस है मेरे राज दरबारी चापलूसों ने राजा चापलूसों से पिंड छुड़ा नहीं सकते। यही बड़ी मुश्किल है। मुझे भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रंग में रंगना चाहा, किंतु उनकी ये बातें मेरे साथ न्याय नहीं अन्याय के लिए हैं। अब अपने बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल दिया हर्षवर्धन ने राहुल सांकृत्यायन जी के मुंह से। और राहुल सांकृत्यायन जी को मैं जातिवाद यूं ही नहीं कहती हूं, आगे जितना भी विवरण है उन सबको आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने राज्य स्वीकार किया सिर्फ शील विद इन ब्रैकेट सदाचार धर्म पालने के लिए, सारे प्राणियों के हित के लिए। मैंने विद्यादान को भारी दान समझा, इसलिए गुप्तों के वक्त से बढ़ती चली आती नालंदा की समृद्धि को और भी बढ़ाया, जिसमें कि वहां 10 सहस्त्र देशी विदेशी विद्वानों और विद्यार्थियों को आराम के साथ विद्याध्ययन करने का सुविधा हो। विद्वानों का सम्मान करना मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी, इसलिए मैंने चीन के विद्वान भिक्षु वेन सांग का दिल खोलकर सम्मान किया। वाण की अद्भुत काव्य प्रतिभा को देखकर मैंने उसे भुजंगता विद इन ब्रैकेट लंपटता से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाना चाहा। यद्यपि वे बहुत ऊपर नहीं उठ सका और कालिदास के कदमों पर चल सिर्फ खुशामदी कवि ही बना रहा। तो यहाँ बाण जिसकी चर्चा हो रही है वो कवि बाण भट्ट है। किंतु मगध के इस छोटे से गांव से निकालकर उसे विश्व के सामने रखने का प्रयास मेरे विद्या प्रेम का ही घोतक था। तो राजा अपने किए हुए काम गिनवा रहा है, अपनी बड़ाई गिनवा रहा है। यदि राजा बड़े होते हैं तो उन्हें अपनी बड़ाई करवाने की जरूरत नहीं होती है, दुनिया खुद ही करती है। जैसे सम्राट अशोक ने खुद को महान शासक नहीं कहा, वो दुनिया ने टाइटल दिया उन्हें अशोका द ग्रेट का। मैं चाहता था सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म पर चलना ही ठीक है। इसी से संसार में शांति और समृद्धि रहती है और परलोक बनता है। सभी वर्ण वाले अपने वर्ण धर्म का पालन करें, सभी आश्रम वाले अपने आश्रम का पालन करें, सभी
धर्म मत अपनी श्रद्धा विश्वास के अनुसार पूजा पाठ करें, इसके लिए मैं सदा प्रयत्नशील रहा। कामरूप विद इन ब्रैकेट आसाम से, सौराष्ट्र विद इन ब्रैकेट काठियावाड़ से और विंध्य से हिमालय तक अपने विस्तृत राज्य में न्याय का राज्य स्थापित किया। मेरे अधिकारी विद इन ब्रैकेट अफसर जुल्म न करने पाए, इसके लिए समय समय पर मैं स्वयं दौरा करता था। मैं इसी तरह के एक दौरे पर था जबकि ब्राह्मण बाण मेरे बुलाने पर मेरे पास आया था। अपने जाने उसने मेरी कीर्ति बढ़ानी चाहिए, किंतु मैं समझता हूँ यात्रा में भी जिस तरह के मेरे राजसी ठाट बाट का वर्णन उसने किया है वह मेरा नहीं किसी विक्रमादित्य के राज दरबार का हो सकता है। मेरी जीवनी विद इन ब्रैकेट हर्ष चरित में चुपके चुपके लिख रहा था। मुझे एक दिन पता लगा तो मैंने पूछा। उसने लिखित अंश मुझे दिखाया। मैंने उसे बहुत नापसंद किया और डांटा भी, जिसका एक परिणाम तो जरूर हुआ कि वह उतने उत्साह से आगे न लिख सका। उसकी कादंबरी को मैंने अधिक पसंद किया क्योंकि उसमें राज दरबार, रनिवास, परिचायक परिचारिका, प्रासाद, आराम आदि का ऐसा वर्णन किया गया है जिससे लोगों को खामखा भ्रम होगा कि ये सारा वर्णन मेरे ही राज दरबार का है। मुझे अपनी पारसीक रानी से बहुत प्रेम रहा है। वह नौशेरवा की पोती ही नहीं है बल्कि अपने गुणों और रूप से किसी भी पुरुष को मोह सकती है। बाण ने उसी को महाश्वेता के नाम से वर्णन किया। मेरी सौराष्ट्रीय रानी कुछ उम्र ढलने पर आई थी। उसके दिल को संतुष्ट करने, उसके निवास को सजाने के लिए मैंने कुछ विशेष आयोजन किया था। बाण ने उसे ही कादंबरी और उसके निवास को रूप में अंकित कर दिया। बाण की रचना में एक दो बातों को छोड़ बाकी सभी वर्णन को मेरा नहीं समझना चाहिए या बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण समझना चाहिए। मैं अपने अंतिम दिनों में अनुभव कर रहा हूं कि बाण मेरा हितैषी साबित नहीं होगा। बाण के हर्ष चरित ही नहीं, कादंबरी में भी जो कुछ राजा और उसके ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया गया है उसे लोग मेरा ही वर्णन कहेंगे। और फिर नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शी का नाटकों को उसने मेरे नाम से लिखकर तो और भी अनर्थ किया है। लोग कहेंगे कीर्ति का भूखा होकर हर्ष ने पैसे दे दूसरे के ग्रंथों को अपने नाम पर मोल खरीदा। तो मेरिट किस तरह डिसाइड होती है ये सब कुछ आप इसके जरिए समझ सकते हैं। मैं सच कहता हूं, मुझे इस बात का पता बहुत पीछे लगा जबकि हजारों विद्यार्थी मेरे नाम से इन ग्रंथों को पढ़ चुके थे और कितनी ही बार वह खेला जा चुका था। मैं तो इस तरह के राजा को निकम्मा राजा, आलसी सुस्त राजा कहूंगी जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनके राज्य में हो क्या रहा है। यहाँ पर लिखा हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ लिया, उसके बाद राजा को भनक लगी है। 2, 4, 10, 12 सैकड़ों विद्यार्थी नहीं, हजारों विद्यार्थियों का जिक्र है यहाँ पर। और नाटकों का मंचन बहुत बार हो चुका है, ये भी लिखा है। मैं अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। मैंने उसे देखा। मैं अपने राज्य को शांत और निरापद देखना चाहता था। अंत में यह साध भी पूरी होकर रही और लोग उसमें सोना उछालते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। मतलब जगह जगह पुलिस तैनाती थी और शासन जो था वो बड़ा सुचारू रूप से चल रहा था। मेरे कुल के बारे में अभी ही पीठ पीछे लोग कहने लगे हैं कि वह बनियों का कुल है। ये बिल्कुल गलत है। हम वैश्य क्षत्रिय हैं, बनिए नहीं। तो वैश्य और क्षत्रिय दो अलग अलग वर्ण होते हैं वैसे तो। ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 5वें वर्ण में अस्पृश्यता को भी बाद में शामिल कर लिया गया था। और यहाँ पर वैश्य क्षत्रिय अपने आप को लिख रहे हैं। इसी समय हमारे शातवाहन कुल में सारे भारत का राज्य था। शातवाहन राज्य के ध्वंस के बाद हमारे पूर्वज गोदावरी तीर के प्रतिष्ठानपुर विद इन ब्रैकेट पैठन को छोड़कर स्थानेश्वर विद इन ब्रैकेट थानेसर चले आए। शातवाहन विद इन ब्रैकेट शाली वाहन वंश कभी बनिया नहीं था, ये सारी दुनिया जानती है। यद्यपि उसका शक क्षत्रियों के साथ शादी ब्याह होता था जो राजाओं के लिए उचित ही है। मेरा भी प्रिया महाश्वेता पारसिक राजवंश की है। दूसरा दृश्य, बाण मेरा नाम है। अब पहले हर्षवर्धन अपना परिचय दे रहा था, अब बाण भट्ट कवि जो है वो अपना परिचय दे रहा है।
बाण मेरा नाम है। मैंने कितने ही काव्य नाटक लिखे हैं जिसकी कसौटी पर ही लोग मुझे कसना चाहेंगे। इसलिए मुझे ये लेख लिखकर छोड़ना पड़ रहा है। मुझे निश्चय ही वर्तमान राजवंश के समय तक यह लेख नहीं प्रकट होगा। मैंने इसके रखने का इंतजाम किया है। आने वाले लोग मेरे बारे में गलत धारणा रखने से बच जाएंगे यदि मेरी प्रसिद्ध पुस्तकें पढ़ने से पहले इस लेख को पढ़ लेंगे। तो बाणभट्ट कह रहा है कि उसने जो हर्ष चरित लिखा है वो आ, उसने छुपा कर रखा है। उसके मरने के बाद उसको खोला जाएगा और तब पता चलेगा कि हर्ष चरित में लिखा क्या हुआ है राजा हर्षवर्धन के लिए। राजा हर्ष ने भरी सभा में मुझे भुजंग विद इन ब्रैकेट लंपट, वैसे तो भुजंग का मतलब सांप भी होता है, कहा था, जिससे लोगों को भ्रम हो सकता है। मैं धनी पिता का लाडला पुत्र था। भास कालिदास की कृतियों को पढ़कर मेरी तबीयत रंगीन हो गई थी। तो जिस तरह का वर्णन इन सब चीजों में है, चाहे विद्यापति की पदावली भी इसमें जोड़ दीजिए। एमए के दौरान इन सब साहित्य को पढ़ा है क्योंकि ये बतौर टेक्स्ट हमें लगते हैं, किसी भी विद्यार्थी को लगते हैं एमए के, और उसमें जितना घोर श्रृंगारी वर्णन है उसे आप सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में रख सकते हैं। काव्य को बहुत श्रृंगारी वर्णन है, नग्नता की हद है इन काव्यों में, इसमें संदेह नहीं। मेरे पास रूप और यौवन था। मुझे देशाटन का शौक था। मैंने यौवन का आनंद लेना चाहा और चाहता तो अपने पिता के भांति घर पर ही वह ले सकता था, किंतु मुझे वह भारी पाखंड जचा। भीतर से काम स्वेच्छाचारी होते हुए बाहर से अपने को जितेंद्रिय संयमी पुजारी महात्मा प्रकट करना मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने जीवन भर इसे पसंद नहीं किया। जो कुछ किया प्रत्यक्ष किया। पिता ने अपने असवर्ण पुत्र को स्वीकार सिर्फ एक करने की हिम्मत सिर्फ एक ही बार दिखलाई थी, किंतु वह तरुणाई का पाप गिना जा सकता था। मैंने देखा जवानी में जिस आनंद को मैं लेना चाहता हूं उसे अपनी जन्मभूमि पर नहीं ले सकता। वहां सारे जाति कुल वाले बिगड़ जाएंगे, फिर धन वित्त से भी हाथ धोना पड़ेगा। मुझे एक अच्छा ढंग याद आया। मैंने अपनी एक नाटक मंडली बनाई, हाँ, मगध से बाहर जाकर। फिर मेरे तरुण मित्र भी वही थे जो गुणी और कला कुशल थे। धूर्त खुशामदी मूर्ख बनाने वाले मित्रों को मैं कभी पसंद नहीं करता था। मैंने अपनी मंडली में कितनी ही सुंदर तरुणियों को भी शामिल किया, जिनमें सभी वार बतीनाएं विद इन ब्रैकेट वैश्याएं नहीं थी, मतलब वैश्याओं के अलावा भी संभ्रांत कुल की लड़कियां भी इस नाट्य मंडली में थी। इसी यात्रा में मैंने अभिनय करने के लिए रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि नाटक नाटिकाएं लिखी। मैंने तरुणाई के आनंद के साथ कला को भी मिला दिया और इसमें कला की जो सेवा हुई उसे देखते हुए सहृदय पुरुष मेरी प्रशंसा ही करेंगे। मैंने जीवन का आनंद लिया, साथ ही आपको रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि प्रदान की। दूसरे भोगी हैं जो सिर्फ अपने आनंद भर को ही सब कुछ समझते हैं। लोग कहेंगे मैंने राजा हर्ष को प्रसन्न करने के लिए अपने नाटकों को उसके नाम से प्रकट कर दिया। उन्हें यह मालूम नहीं कि जिस वक्त प्रवास में नाटक लिखे गए थे उस वक्त मैं हर्ष का सिर्फ नाम पर जानता था। उस वक्त मुझे यह भी नहीं पता था कि कभी हर्ष मुझे बुलाकर अपना दरबारी कवि बनाएंगे। मैंने इन नाटकों का कर्ता हर्ष को सिर्फ अपने को छिपाने के लिए प्रकट किया। इन नाटकों के पढ़ने वाले उनके मूल्यों को जानते हैं, वे बिल्कुल नए थे। मेरे दर्शकों में गुणी जनों की संख्या भी होती थी। पंडित, राजा, कलाविद खास तौर से उन्हें देखने आते थे। यदि उनको लग जाता कि मैं नाटक मंडली का सूत्रधार न रह पाता, मतलब एक ब्राह्मण होकर नाटक मंडली चलाए, उससे बवाल खड़ा हो सकता था। इसलिए राजा हर्षवर्धन के नाम से सारे नाटक लिख दिए गए। लोग महाकवि बाण के पीछे पड़ जाते। मैंने हर्ष को छोड़ कामरूप विद इन ब्रैकेट आसाम से सिंधु तक, हिमालय से सिंहल के अनुराधापुर तक के राज दरबारों को अपने नाटक दिखलाए थे। ख्याल कीजिए यदि कामरूपेश्वर, सिंहलेश्वर और कुंतलेश्वर को पता लग जाता कि नाटकों का महाकवि यही बाण भट्ट है, तो फिर मेरे पर्यटन, मेरे आनंद अनुभव का क्या होता।
मैं दरबारी कवि नहीं बनना चाहता था। यदि हर्ष के राज्य में बसता ना होता तो उसका भी दरबारी कवि ना बना था। मेरे पास पिता की काफी संपत्ति थी। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देंगे। तो आज के एपिसोड में हमने दो कैरेक्टर्स के ऊपर चर्चा करी, एक राजा हर्षवर्धन के ऊपर और दूसरा कवि बाण भट्ट के ऊपर। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखी और दोनों को काफी व्यंग्यात्मक शैली में, मैं कहूंगी, राहुल सांकृत्यायन जी ने पेश किया है। सारे दुर्गुणों से ये लोग भरे हुए हैं, लेकिन अपने आप को किस तरीके से ये पाक साफ जो है कहलवाना चाह रहे हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। अदरवाइज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। तो डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे हम अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।